students, how are you all? September, it's your month. You have to all rock in this month. टेंशन है, नेचुरल है. स्ट्रेस है, नेचुरल है. बटरफ्लाइज है, नेचुरल है. नर्वसनेस है, नेचुरल है. एक्साइटमेंट है, नेचुरल है. अंडर एस्टिमेशन है, नेचुरल है. तो ये एंजाइटी, ये पेन्स कुछ भी आपके लिए नया नहीं है. सबके लिए जब भी कोई भी किसी भी एग्जाम के ऊपर बैठता है, इट इज ऑल नॉर्मल. और हमें क्या करना है, हमें इन चैलेंजेस को विद प्रॉपर पीस ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ बीट करके अपने रिजल्ट की तरफ वी आर फाइनली गोइंग टू अचीव. और इसी पॉजिटिविटी, इसी मोटिवेशन के साथ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 9, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. Move on to the next question. Which of the following measures involve total ban imposed by the government on the import or export of some of all the commodities, particularly country or the regions for a specified period of time? Students, यहाँ पे आपके पास word क्या है? It is a ban. तो अगर मेरे पास वर्ड यहाँ पे बैन है तो आपके पास इंपोर्ट कोटास, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एस्केलेटेड टैरिफ्स नहीं हो सकते, एम्बार्गोज. इसका आंसर मैंने क्लास में भी आपको अंडरलाइन करवाया था. इसका आंसर इज गोइंग टू बी अ एम्बार्गोज. Which of the following is not one of the feature of a new trade theory by Paul Krugman? स्टूडेंट्स, ये आपके पास थ्योरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता है आपकी बुक में गिवन है, समरी पॉइंट्स में भी गिवन है. तो आपको वो पॉइंट्स एज इट इज ही लर्न करने हैं, उसका कोई भी लॉजिकल एनालिटिकल रीजन नहीं है. तो इसमें जो है इज नॉट अ फीचर दैट इट इज बेस्ड अपॉन द लेबर थ्योरी, क्योंकि जो क्रूगमैन की थ्योरी थी वो लेबर के ऊपर नहीं थी. उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर फोकस किया था, बट नॉट ऑन द लेबर. सेबी सबको याद है, सेबी कब हुआ था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1992. The three components of foreign direct investment, yes, it is equity capital, reinvested earnings, intra-company loans. All of the above is going to be taken as a three components of FDI. स्टूडेंट्स, ये MFN के टॉपिक को कहीं पे भी छोड़ना मत. आप पूरे चैप्टर में देखोगे मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपके पास कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस हैं. आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप रिकॉर्डिंग को भी गो थ्रू कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज चार्ज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑन मोस्ट टैरिफ, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन. अब आपके पास वहां पे क्या है, कौन सा टैरिफ हम चार्ज करते हैं? इज इट गोइंग टू बी अ बाउंड टैरिफ, इज इट गोइंग टू बी अप्लाइड टैरिफ, इज इट गोइंग टू बी प्रोविडेंट और नन ऑफ दिस. ऑन द इंपोर्ट्स है आपके पास क्वेश्चन क्या है, tariff is charged on the import, so definitely it is going to be taken as an applied tariff. Money cost is considered is by whom? It is the modern theory of trade. You have to, ये चीजें मतलब इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट वी आर नीड टू पिक अप एज इट इज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी क्या थी? दैट इज अभी हमने डिस्कस किया है, न्यू ट्रेड थ्योरी थी आपके पास, विच इज बीइंग गिवन टू अस बाय न्यू, मतलब एक न्यू वर्जन था आपके पास, तो ये न्यू ट्रेड थ्योरी है. द WTO comprises, आप सबको पता है, इट इज हियर फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द हेल्प ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. It is a repeated question. The quantity of dollars supplied will decrease. Again, it is a repeated question. आप सबको पता है कि इसका आंसर डी है, क्योंकि मतलब डॉलर की जो सप्लाई है वो कब इंक्रीज करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड. द थ्योरी ऑफ मर्सेंटाइलिज्म प्रोपिगेट्स क्या करता है, मतलब क्या वो प्रोपेगेंडा उसका क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है? दैट इट इज गोइंग टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. Most tariffs have what? It is both the purposes. It is going to both protective as well as revenue effects. The key effect of devaluation is what, students? बहुत बारी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो devaluation है या जो आपका depreciation है वो क्या करता है, it is going to make a domestic currency cheaper as compared to the other countries. तो आपके पास makes the domestic currency cheaper relative to the other currencies. Macro prudential policy measures can help to overcome. आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, ना सिस्टमेटिक है, ना क्रेडिट है, ना इन्फ्लेशन है, तो यू कैन गो इजिली फॉर नन ऑफ दिस.
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी कभार आते हैं, तो दे हैव टू बी लर्नड एज इट इज। एफपीआई क्या करता है? ओके, आप सबको पता है कि हमारे पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है, एक एफपीआई है और एक एफडीआई है। तो एफपीआई क्या करता है? इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक। यस, इट अपीयर्स टू बी गुड, क्योंकि जो एफपीआई है वो ओनरशिप राइट नहीं देता है, वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन कंपनीज बॉन्ड्स में होता है। फेमा स्टैंड्स फॉर व्हाट? फेमा क्या करता है? पहले आपके पास 1991 से पहले फेरा था, फेरा एक्सचेंज होके आपके पास क्या बन गया है? फेमा बन गया है। फेरा की फुल फॉर्म क्या थी? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेमा क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, उसका एक ही कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टू बी टेकन एज अ लेबर थ्योरी जी। फैक्टर अबंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जहां पे ये फैक्टर अबंडेंस है, ये अबंडेंस वाला जो वर्ड है, इट हैज बीन यूज्ड बाय हेक्सचर ओहिलिन। और ओहिलिन आपसे क्या कहता है कि जो चीज जिस चीज में जिस क्वांटिटी में ज्यादा अवेलेबल है, वी शुड गो फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट थिंग ओनली। तो ये वर्जन जो अबंडेंस वाला प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल था, इट हैज बीन गिवन टू यू बाय हेक्सचर ओहिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड? अब ये प्लीज कीप इन माइंड कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, ही इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज कंज्यूमर चॉइस को इंक्रीज करता है, यस है। इट इज द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स है, यस इट इज अ डिसएडवांटेज। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन है, यस इट इज एडवांटेज है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? इंक्रीज रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट? अब आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, वो कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? तो लिमिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स है, नो। अ सब्सिडी फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, नो। अ रिक्वायरमेंट दैट द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। स्टूडेंट्स, आप अपने आप देखिए कि इटसेल्फ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, और ये स्टेटमेंट उसको पूरा जस्टिफाइड कर रहा है। खुद ही आपकी वो जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके उसने रख दिया है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी टेकन एज अ सी ऑप्शन। Which of the following measures involve total ban imposed by the government on import or export of? It is a repeated question. आज की क्लास इसी से शुरू हुई थी. I hope you are all going to get an answer that it is your embargoes. Ban है किसी कंपार्टमेंट के ऊपर, किसी अपार्टमेंट, बोगी, किसी भी चीज के ऊपर. So that is to be taken as embargoes. ONGC Videsh Limited has been incorporated by its parent entity on ONGC for oil and gas acreages involving exploration, development and production of oil and gas outside India. Okay जी, which type of foreign investment is it? Is it to be taken as a joint venture? No. तो मेरे पास ये जो इन्वेस्टमेंट है बच्चे, ये दो तरीके की होती है. वन इज टू बी टेकन एज अ ब्राउन फील्ड एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज अ ग्रीन फील्ड. जो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी तरीके से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहेंस नहीं करता, जो आपके पास एग्जिस्टिंग है वो उसी को ही यूज करता है. जबकि जो ग्रीन फील्ड है वो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इनहेंस करता है. तो आउटसाइड इंडिया, तो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, याद रखना है इसको. इफ अमेरिकन टुडे फॉर एग्जाम्पल वर टू कंटेंट टू लिव at the level of the Indian middle class people, all their wants would be fully satisfied with their available resources and capacity to produce. On the basis of above statement, which of the following conclusions can be made? Students, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन बहुत लंबा है. यू नीड टू चेक आउट कि इसका क्या आंसर हो सकता है. देखो कि अमेरिकन टुडे फॉर एग्जाम्पल वर टू कंटेंट टू लाइफ, मतलब जो एक इंडियन मिडिल क्लास है, कंटेंटमेंट यहाँ पे क्या है कि सेटिस्फेक्शन है. All their wants are going to be satisfied with the available resources. Okay. The possession of the goods and services by USA has enormously increased to exceed their wants. No, it cannot be increased. The affluent in the developed countries and the Western Europe is the problem of. देखो बच्चे, मैं आपको इसका आंसर नहीं पता क्योंकि पहले तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, फिर ऑप्शंस बहुत बड़े हैं. बट अगर स्टेटमेंट बड़ी है और उन चारों में से एक ऑप्शन कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड स्कार्सिटी भी आ गया. तो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ बी ऑप्शन.
Export-led growth strategy does not include what? Outward-oriented growth, export promotion, import restriction, or emphasizing comparative advantage. My apology. Export-led growth strategy does not include what? वो export किसको क्या include नहीं करेगा? प्रमोशन को करेगा, ओरिएंटेड ग्रोथ को करेगा, तो वो क्या नहीं करेगा इंक्लूड? दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड योर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन. व्हाट इज हैजिंग? स्टूडेंट्स, हैजिंग का आपको मतलब समझना चाहिए कि हैजिंग क्या होता है. हैजिंग इज टू बी टेकन एज अ प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन में दो जगह पे मेरे पास ये वर्ड आया है, ए और बी में, तो इसका मतलब सी और डी तो कट है. ए क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम. नो, तो आपके पास आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिस्क रिलेटेड टू अ वेरिएशन in price movement in an asset. So your option is going to be a B option. One of the reason mentioned below does not justify imposition of the tariffs. Okay, it will enhance consumer sovereignty. Sovereignty का मतलब क्या होता है कि it is going to give you a kind of freedom. It helps in curbing BOP deficit. BOP is the export and import, raises the government revenue, and it is used to protect domestic industry from subsidized imports. Students does not satisfied है, तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये क्या नहीं इनहेंस कर रहा है, ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी, क्योंकि बीओपी और इस चीज का टैरिफ्स का इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है. तो योर आंसर इज गोइंग टू बी अ ए ऑप्शन. नेक्स्ट, डंपिंग हम बहुत बारी कर चुके हैं. डंपिंग क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन द होम मार्केट. क्योंकि डंपिंग, आपको एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी तभी लगाई गई है. इट इज एन इलीगल एक्टिविटी कि आप अपनी कंट्री का जो मटेरियल है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट से भी सस्ता आप किसी फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं. द पर्पस कैन बी एनीथिंग. Which of the following theories suggests that the firms seek to penetrate new markets over time? बच्चे यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड क्या करना है. पेनिट्रेट. पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज़ है, कोई रिस्की चीज़ है जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, वो है. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज? कंपैरेटिव एडवांटेज, रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट है, इम्परफेक्ट मार्केट थियरी तो कुछ है ही नहीं ऐसा. तो आई विल लाइक टू से कि इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो नन ऑफ दिस. प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी एज इट इज आपको लर्न करना है. द आंसर इज गोइंग टू बी अ पॉल सैमुअल्सन. इसने ये आपको आंसर क्वेश्चन दिया था. एंड मतलब जो हेक्स्टर ओइली ने जो आपको थ्योरी दी थी उसके आगे का ये कॉन्सेप्ट है कि वहां पे इक्वलाइजेशन लेकर आ रहे हैं. The World Trade Organization was established to implement the final act of O. Lovely. सबको पता है कि फाइनल राउंड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ गैट कहाँ पे हुआ था? यूके फेमस राउंड. रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी. उसकी क्योंकि रिकार्डो फर्स्ट वन था आपके पास, उसकी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द लेबर कॉन्सेप्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्केलेटेड टैरिफ्स. न्यू क्वेश्चन रेफर्स टू व्हाट? एस्केलेट करना मतलब आपके पास कोई स्पीड अप करना, एस्केलेट उसको फास्टर करना. नॉम ग्रेटर किसी से मतलब कुछ, एस्केलेट मतलब मेरे को ज्यादा वैल्यू है. नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन रॉ मटेरियल्स विच आर ग्रेटर देन टैरिफ्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ओके, जो मैंने अभी आपको चीज बताई है उसके हिसाब से यहाँ पे ये ग्रेटर वर्ड आ गया. तो लेट मी सी कि इसका आंसर बनता है कि नहीं. अ टैरिफ विच इज एस्केलेटेड टू प्रोहिबिट इंपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो इसमें प्रोहिबिट वर्ड आ गया. तो जब इसमें ये प्रॉफिट वर्ड आ गया तो उसमें व्हाट आई हैव टू डू? अ टैरिफ विच इज एस्केलेटेड. एस्केलेटेड वर्ड भी है. टू इंपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. थोड़ा सा मैं इसके बारे में डाउटफुल हूँ. नॉर्मल टैरिफ रेट्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच आर ग्रेटर देन द टैरिफ्स ऑन अ रॉ मटेरियल. देखो यहाँ पे आप ए और सी के बीच में चॉइस बनती है कि आपके पास रॉ मटेरियल के ऊपर नॉमिनल का मतलब करंट टैरिफ, तो आपके पास रॉ मटेरियल के ऊपर ज्यादा है मैन्युफैक्चर्ड से कि मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर ज्यादा है एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल. आई होप जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उसी में आपके पास आंसर आ गया. द आंसर इज गोइंग टू बी द सी, क्योंकि जो टैरिफ है वो मैं रॉ मटेरियल के ऊपर ना लगा के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के ऊपर लगाऊंगी. द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द yet to conclude Doha agenda is what? Students,
क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि टिल द डेट, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल द डेट, अगर कोई भी मेरे पास कंट्रोवर्शियल टॉपिक है दैट इज टू बी टेकन एज अ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो यहाँ पे भी आपके पास लकी है ना कि डायरेक्ट ऑप्शन गिवन है। सो बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी हेसिटेशन के यू कैन टिक दिस क्वेश्चन। व्हीकल करेंसी स्टूडेंट्स, ये इंटेंशनली मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फिर से ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में बिल्कुल एक छोटे सी पैराग्राफ में लास्ट लाइन के ऊपर इसका मीनिंग दिया हुआ है। जब मैंने ये चैप्टर, इसके कंसर्न जो चैप्टर था उसमें भी मैंने इसका मीनिंग डिस्कस किया है। तो अब देखना ये है कि आप इसमें इस क्वेश्चन को बिना कोई हिंट दिए इसका आंसर ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते। दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर बट यू हैव टू सी कि वेदर यू आर एबल टू आंसर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर इस चैप्टर में से भी है तो इस चैप्टर में ये कहां से है, प्लीज लेट मी नो। मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। अ करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड टू डिनोमिनेट international contracts made by the parties even when it is not a national currency of either of the parties, or the currency that is traded internationally and therefore is in high demand। either का भी ऑप्शन है और none का भी ऑप्शन है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है। आई वांट यू आर टू बी आंसर। अगर किसी को भी यहाँ पे अभी तक इस क्वेश्चन में डाउट है, बने रहिए एंड तक फॉर द राइट आंसर। लवली क्वेश्चन। क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट्स एंड द प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड। अभी आपके पास वर्ड आ गया फ्रेश एसेट्स, तो इट इज गोइंग टू बी टेकन इन अ केस ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन वाज अ क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? It was introduced by GATT। Which term describes the movement of a capital from one country to the another to exploit investment opportunities? It is a movement of a capital. तो I hope you should be answer FDI or FPI है, but capital की movement है तो it is going to be taken as a FPI। In actual oil in factors of production, how many factors? 2 countries, 1 factor of production and 2 products. So it is going to be taken as a 2 in this case। Which of the following is not a non-tariff barrier? Okay, NTB मेरे को बताना है कि इसमें NTB कौन सा है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। मेरे पास आंसर आ ही गया है बिकॉज इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ NTB। At any point of time, all markets tend to have the same exchange rate for a given currency due to। स्टूडेंट्स देखो, स्पेकुलेशन इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे पास जो चॉइस है इट इज बिटवीन हैजिंग एंड आर्बिट्रेज। हैजिंग का अभी हमने मतलब समझे कि हैजिंग का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोटेक्शन। और यहाँ पे आपको वो क्या दे रहा है दैट इट इज गोइंग टू हैव अ सेम एक्सचेंज रेट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी आर्बिट्रेज। A group of countries that have a free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff। again a repeated question, trade block। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लर्न हो जाना चाहिए। NTP, now it's your turn। NTP क्या कहता है? Is it going to be treated equally for export or import or import and domestic goods? क्या कहा? Import and domestic? Yes, it is a right answer that it is going to treat equally about imported goods and domestic goods। The term revaluation is applied। Students, please depreciation, appreciation, revaluation and devaluation को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कहीं पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को बताता है, फ्लेक्सिबल को नहीं बताता। क्योंकि फ्लेक्सिबल को नहीं बताता, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को बताता है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट इज टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, बाय द गवर्नमेंट, और फ्लेक्सिबल बाय द मार्केट फोर्सेस। According to Heckscher-Ohlin theory, a country will have a comparative advantage in the production of the goods। ओके, हेक्चर-ओहिलिन फिर से आ गया। हमने क्या देखा था कि जो भी चीज मेरे पास अबंडेंस में है मैं उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करती हूँ। रिक्वायर है तो नहीं हो सकता, रिक्वायर है नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेट मी रीड, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट द कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई। परफेक्ट आंसर जी। Which of the following is the main motivation for the companies to engage in FDI? Good question। To reduce foreign competition? No।
To gain access to the new market seems to be good. To avoid taxes, no. To lower the labor cost, no. So your answer is, it is an advantage that to gain access to a new market and resources. Which of the following would be an effect of revaluation of the country's currency? स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बारी बता रही हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. तो अब अपने दिमाग में याद रखना, जब भी आपके पास डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होगा वो आपके एक्सपोर्ट को इनकरेज करेगा और इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा. जब भी आपके पास रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन होगा वो इंपोर्ट को इनकरेज करेगा और एक्सपोर्ट को वो क्या करेगा, डिस्करेज करेगा. सो इंक्रीज डिमांड है, ये नहीं हो सकता. अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, यस. इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस, और नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. अभी मैंने बताया, तो आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल तैयार है जी. In the context of the trade negotiation, the term most favored nation, स्टूडेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ ये मोस्ट फेवर्ड नेशन और थेरीज को इग्नोर मत करना. ये किसको रेफर करता है आपको पता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज जो विद इन द उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उसके बीच में वो एग्रीमेंट्स करते हैं, उनके बीच में वो डील करते हैं. A preferential treatment granted to one country over other countries in the trade agreement, the obligation to trade exclusively with the particular country, a policy that allows countries to impose tariffs on the imports from the specific nations, okay, a requirement to offer the same trade terms to all the trading partners. Students, सारी की सारी स्टेटमेंट्स आप ध्यान से मतलब रीड करो, अंडरस्टैंड करो. MFN क्या करता है कि रिक्वायरमेंट टू ऑफर द सेम ट्रेड टर्म्स, किसको, टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स? इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, रेमिटेंसीज फ्रॉम जो रिफंड्स आते हैं, टूरिज्म भी है, और सर्विस एक्सपोर्ट्स स्पेशली IT एंड सॉफ्टवेयर. अब देखा जाए तो हम टूरिज्म को लेते हैं बट वो इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पे सर्विसेज, क्योंकि उसमें ये सारा कुछ कवर हो जाता है. तो आई वुड लाइक टू गो फॉर ऑप्शन डी. द करंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया. स्टूडेंट्स आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो डेफिसिट है, तो डेफिसिट का मतलब कि इंपोर्ट आपके ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट. Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory of comparative advantage? Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory of comparative advantage? Two countries each specializing in the product it can produce most efficiently will both gain from the product. Trade resources are immobile. Trade occurs only due to the differences in technology between countries, or both countries in trade can benefit even one country is less efficient in producing other countries. अब which is not a key assumption, वो क्या कह रहा है, trade occurs due to differences in the technology between countries. मतलब this is not a key assumption of रिकार्डो, क्योंकि रिकार्डो ने टेक्नोलॉजी को नहीं लिया, रिकार्डो ने किसको लिया, रिकार्डो ने लेबर को कंसीडर किया है. Which of the following is the potential benefit of a FDI for the host country? Increased inflation due to higher government expenditure, reduction in the technology transfer to the local industries, creation of employment opportunities. Potential benefit, yes, it seems to be the right answer. Increased dependence on foreign companies for resources, no, क्योंकि वो बेनिफिट पूछ रहे हैं तो उस बेनिफिट के हिसाब से इट इज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. If the country's currency is depreciating, it means, students, again the question of depreciation. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पोटेंशियली बूस्टिंग ट्रेड, आपके एक्सपोर्ट इनकरेज होंगे, इंपोर्ट डिस्करेज होंगे. तो एक्सपोर्ट्स बिकम्स चीपर फॉर फॉरेन बायर्स एंड पोटेंशियली इट इज बूस्टिंग द ट्रेड. मतलब इतना ज्यादा दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है कि आपको ऑप्शंस को आधा बिचाला ही आपके सामने आ रहा है, बट यू कैन मेक अ हिंट कि यस दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. दैट शुड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू शुड ऑल हैव. इन द इंटरनेशनल ट्रेड और नेगोशिएशंस, which of the following is the most common objective for the countries involved in a
मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स कि मैं मल्टीलेटरल मतलब मैं ज्यादा मतलब लेवल्स के ऊपर बात कर रही हूँ. टू इंक्रीज टैरिफ्स एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ओके. टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, ओके. टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन कॉम्पिटिशन थ्रू कोटास, टू इनहेंस डोमेस्टिक सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, फ्री मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक्स हैं. तो ऑफ कोर्स मैं इसमें क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट द फ्री ट्रेड. Which of the following is an example of multilateral trade agreement? NAFTA, EU, WTO or bilateral? A very easy question. It is going to be taken as a WTO agreements. Which of the following is a primary objective of bilateral? First was a multilateral and it is a bilateral. To create trade barriers between the two countries, free trade to टू कंट्रीज, क्योंकि बायलेटरल का मतलब टू कंट्रीज होता है, बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, म्यूचुअल मिलिट्री कॉपरेशन टू स्टैंडर्डाइज मॉनेटरी पॉलिसीज बिटवीन. नो, आई विल गो फॉर टू एस्टैब्लिश फ्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस. In Ricardo's view, what does exchange value represent? The cost of production, the subjective preferences, power in exchange over purchasable commodities in general. बहुत क्लियर कट आंसर है जी इसका कि आपके पास एक्सचेंज वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है. As of 1st February 2021, how many regional trade agreements were in force? I hope if I am right, it is 339. प्लीज कीप इन माइंड, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको, बिकॉज इट इज अ रट्टू क्वेश्चन, माई फेवरेट क्वेश्चन. जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से दिस इज टू बी टेकन एज बेस्ट क्वेश्चन. सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड EUR चेंजेस. आपके पास 1 E है, वो क्या है 80 INR है, और 1 E है इट इज 85, ठीक है, INR है. तो ये क्या शो कर रहा है? अभी तक हम आपको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के बारे में बता चुके हैं. तो स्टूडेंट्स अगर $1 की कीमत 80 से कितनी हो जाती है, 85 हो जाती है, व्हाट इज दिस टू बी टेकन एज? दिस इज टू बी टेकन एज अ डेप्रिसिएशन. यहीं पे अगर $1 की वैल्यू पहले 80 थी और अब उसी डॉलर की कीमत 75 हो जाती है, दिस इज टू बी टेकन एज अ एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन क्या होता है? राइज इन द वैल्यू, और डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू. तो आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये फॉर्मेट याद रखना, इंडिया हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट EUR. What does the principle of absolute advantage refer to? The ability to produce a greater quantity of goods using the fewer resources. Absolute advantage, okay. The ability to produce a greater quantity of goods using the same amount of resources as competitors. The ability to produce a lesser quantity. मैं पढ़ूंगी नहीं सेंटेंस को क्योंकि लेसर क्वांटिटी और एडवांटेज की बात हो रही है. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ द गुड्स. दैन अगर यहाँ पे ये वाली चीज होती तो ये आपके पास इनकम्प्लीट सेंटेंस है. अब फ्यू रिसोर्सेज नहीं मानूंगी, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलाइजेशन के बेस पे, तो आई एम गोइंग टू कीप माई रिसोर्सेज सेम. सो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ बी ऑप्शन. The North American Free Trade Agreement, NAFTA, is a trade agreement. Students, again, it is a ruttu question. You are not going to have any choice. United States of America, Canada and Mexico, ये तीनों इसके NAFTA के बीच में हैं. What does TRIPS stands for? Okay, Trade Related Agreement on Investment Policies, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Transactional regulations for international product standards, ट्रेड रेगुलेशन फॉर इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम्स. अब इसमें आपको क्या लगता है कि ट्रिप्स किसके लिए? आई विल गो फॉर ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. मैं बी के लिए जाऊंगी. आप देखना है, फिर से बता रही हूँ, इट कैन बी अ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग कर रही हूँ या क्यों राइट कर रही हूँ, ये एक्साइटमेंट आपके अंदर बनी रहे एंड तक. तो प्लीज जुड़े रहिए to know whether Rashmi ma'am has given a right answer or a wrong answer. What term is used for the trade rate between currencies Y and Z? Oh, look.
What term is used for the rate between currencies Y and Z which is derived from the given rates of another set of two pairs of currency, say X and Z? स्टूडेंट्स, बिड रेट, स्पॉट रेट, आस्क रेट, क्रॉस रेट, यह हमने कहीं पढ़ा भी होगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट जैसे इन्होंने मेरे को बताया उसके ऊपर से मैं क्या कर रही हूँ कि वाई जेड के बीच में, एक्स जेड के बीच में जो हुआ था उसके बेसिस के ऊपर आई एम गोइंग टू यूज दैट टर्म। तो उसके लिए यहाँ पे ये क्रॉस लग रहा है तो आई विल गो फॉर क्रॉस रेट, बट राइट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हो। बिड का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑक्शन के लिए चीज पड़ी है, उसके ऊपर बिड लग रहा है तो ये नहीं है। स्पॉट का मतलब क्या है कि ऑन द स्पॉट है, वो नहीं है। आज कोई टर्म होता ही नहीं है, तो बेटर आपके पास क्या है, इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ क्रॉस रेट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? बहुत बारी डिस्कस हो चुका है। एफडीआई आपका फाइनेंशियल एसेट्स को लेता है और एफपीआई आपका फिजिकल एसेट्स को लेता है। इज इट द राइट आंसर कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? नो, आपके पास एफडीआई फिजिकल एसेट्स लेता है और एफपीआई क्या करता है, स्टॉक एंड फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर जाता है। Foreign corporations investment in India to benefit from the country's particular investment privileges such as tax break and comparatively lower salary, ये आपको क्या लेके जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कॉर्पोरेशंस इन्वेस्ट इन इंडिया फ्रॉम द कंट्रीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, टैक्स ब्रेक है और लोड सैलरीज है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अ टैरिफ which a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate among, I'm reading again, a tariff which a WTO member bind itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level। तो आपके पास बाइंड वर्ड है, मतलब एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो इसमें अप्लाइड टैरिफ नहीं होगा, इट इज टू बी टेकन एज अ बाउंड टैरिफ। ओ, आ गया जी आपके पास फाइनली टीबीटी। आपके पास पता है ना कि एक आपके पास एसबीटी था, एक आपके पास टीबीटी था, सो यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड कि ये क्या चीज है। साइको फीज क्या टर्म थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली, बट यहाँ पे जो एक आपके पास किसके लिए था, क्वालिटी लाइफ सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए था, और दूसरा आपके लिए क्या था, दैट वाज फॉर योर फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआईआईटी? ओके जी, अब यहाँ पे पहले आपके पास एक फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आ चुकी है, अब आपके पास डीपीआईटी है, तो इट इज गोइंग टू बी अ डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ओके, एक वर्ड डिपार्टमेंट है, तीन में आपके पास डिपार्टमेंट है और एक में आपके पास क्या है, इट इज टू बी टेकन एज अ डायरेक्टरेट। तो आपके पास इसका क्या आंसर हो सकता है, इज इट गोइंग टू बी अ डायरेक्टरेट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इज इट गोइंग टू बी टेकन एज अ डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? राइट, अब आपके पास प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि तीन में आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। सो आई वुड लाइक टू गो फॉर ऑप्शन डी, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। A repeated question, according to Hexer-Ohlin theory, a country will have a comparative advantage in the production of goods that utilize. Which of the country, आपके पास ये भी है, creation of employment opportunities, repeated question है। Main motivation, ये भी repeated question है आपके पास। If the country currency is depreciated, it means क्या हो रहा है, country depreciate हो रहा है, export cheap बन रहे हैं, again repeated question। Which of the following would be an effect of revaluation? Again, it is a repeated question. In international trade negotiation, which of the following is the most important objective
फॉर द ट्रेड इन्वॉल्व इन द मल्टीलेटरल, अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। आप ये देखिए एंड में आके आपके कौंसी ने सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको बीच में डाल दिया जस्ट टू इंश्योर कि बच्चे कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, राइट। एमएफएन फिर से आ गया आपके पास, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ है, एंड बायलेटरल इट इज मींस इट इज गोइंग टू बी देयर बिटवीन टू कंट्रीज। अब टाइम आ गया जी आपके लिए एंड तक जुड़े रहने के लिए, मैंने आपको बोला था। सो लेट मी सी कि कितने लोगों को आपके पास क्वेश्चन का, दो क्वेश्चंस थे आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन था आई बिलीव सो, लेट मी ब्रिंग आउट दैट क्वेश्चन। पहला था आपका व्हीकल करेंसी के ऊपर, राइट। तो व्हीकल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है, पहले मेरे को ये राज्य क्या आंसर इसका हो सकता है। अ करेंसी दैट इज वाइडली यूज टू डिनोमिनेट अ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय पार्टीज even when it is not the national currency of either of the other countries। व्हीकल करेंसी, व्हीकल मतलब से समझो इसका, ठीक है। तो इसका इतना बड़ा सेंटेंस इन्होंने लिखा है तो डेफिनेटली इसकी चॉइस जो है वो ए चॉइस है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, मैंने पहले ही बताया था, लास्ट पैराग्राफ में एक सिंगल लाइन में उन्होंने सिर्फ एक ही जगह के ऊपर ये टर्म को यूज किया हुआ है, दैट इज ट्रेडेड इंटरनेशनली एंड देयरफॉर इज हाईली इन डिमांड। ये इस स्टेटमेंट के साथ आपका मैच ही नहीं हो रहा, आइदर ए और बी था, बोथ ए और बी था ही नहीं। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं भी याद रहता स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी स्टेटमेंट एग्जामिनर आपको दे रहा है तो यू आर गोइंग टू हैव अ ए ऑप्शन। और दूसरा ट्विस्ट आपके लिए क्या था, व्हाट ट्रिप स्टैंड्स फॉर, आई एम 100% श्योर अभी तक आपके पास इसका आंसर आ चुका है। एंड विथ दिस today we are going to conclude all the MTPs from chapter 9। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी समझने वाला नहीं है, थेरी समझने वाली है, फिर इतने सारे टैरिफ्स, इतने सारे बैरियर्स आपके पास। अभी आपने देखा कि जब मैं टीबीटी के बारे में बता रही थी, इवन फाइटोसैनिटरी जो है मैं भी उसको रिकॉल नहीं अच्छे से कर पा रही थी। तो इस चीज के लिए आपके लिए टिप क्या है कि आपकी बुक के पीछे, हर एक यूनिट के पीछे जितने भी आपके समरी पॉइंट्स हैं वो आपने जरूर रीड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर आएगा। डेफिनेशनल बेस्ड क्वेश्चंस है आपके पास, एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास जो है वो डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, और आपके पास एमएफएन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं अभी के अभी आपने देखा। सो ऑलमोस्ट देयर वाज विद रेपिटेशन देयर वर 120 क्वेश्चंस, वी वर एबल टू डिस्कस ऑल इन डिटेल। और इसी के साथ आई एम गोइंग टू क्लोज माई टूडेज सेशन, और इस उम्मीद और प्रेयर के साथ कि मेरे सारे बच्चे जिन्होंने भी इस रिकॉर्डिंग को देखा है, दे आर गोइंग टू कम आउट विद वेरी 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 हाई स्पिरिट्स एंड फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Hi everyone. Today I just want to take a moment to thank RMS team. I am Bhavyam. I just cleared my CA Inter both groups in May 25 and scored 394. I used to take online classes and RMS is not just an institute to me, it is just like a family. It helped me in solving my doubts from regular classes to doubtful sessions. Everything helped me a lot. The faculty is very helpful. They used to clear my doubts. चाहे वो रात के 2 ही बज रहे हैं तब भी वो मुझे मैसेज करते थे, जब भी वो मेरा मैसेज देखते थे। दे हेल्प मी अ लॉट। आई वुड लाइक टू थैंक एनी मैम, Sahil sir, and all the faculty. I would like to say is that C entry is not difficult. It only requires consistency. बस हमें हार्ड वर्क करना है एंड डेली जो भी होमवर्क मिल रहा है वो हमें पूरा करना है. That I would like to say is that you should stay consistent even when the motivation fades and just believe your team. Thank you.